Welcome learner, my name is SD Misra, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, BIT Durg. Today we are going to learn characteristics of wireless network. एक्चुअली में वायरलेस नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। तो साथ में हम लोग दोनों को यूज कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लिंक का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क एंड WLAN इट्स कंपोनेंट। तो उसको हम लोग 4 कंपोनेंट्स देखे थे। अब उस 4 कंपोनेंट को हम लोग वायर्ड नेटवर्क के साथ कंपेयर करते हैं। तो हम लोग जो 4 कंपोनेंट देखे थे वो था वायरलेस होस्ट। तो वायरलेस होस्ट जो हम लोग वायरलेस नेटवर्क में बोल रहे हैं, वायर नेटवर्क में वो डिवाइस होता है। तो कंपेयर करने के लिए ये मेरे पास एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें कुछ ये होस्ट है, ये मेरा एक्सेस पॉइंट AP एक्सेस पॉइंट, और ये मेरा वायर नेटवर्क है। तो वायर नेटवर्क में यहाँ पे स्विचेस हैं और इसके साथ ये पीसीस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वायरलेस होस्ट है ये यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी जो हम लोग बोलते हैं उसमें ये डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो केबल है UTP केबल, उसकी जगह पे अब हम लोग वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं। तो वायरलेस मीडियम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो लेयर 2 का स्विच है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे वो एक्सेस पॉइंट होता है। तो एक्सेस पॉइंट वायरलेस नेटवर्क के केस में ऐसा हम लोग एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, ऐसा एक्सेस पॉइंट। और अगर हम लोग सेलुलर नेटवर्क का बात कर रहे हैं तो सेलुलर नेटवर्क के केस में ऐसा वो टावर को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है। जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिससे हम लोग आउटसाइड द वर्ल्ड या फिर इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। वहां पे जो वायरलेस होस्ट था वो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के केस में यहाँ पे वो डिवाइसेस होता है, और वहां पे जो स्विच होता है वो एक्सेस पॉइंट के इक्विवेलेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वही है जो पहले यूज कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो मीडियम है वहाँ UTP केबल था, अब उसके जगह पे हम लोग वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। फर्स्ट पॉइंट इज एटूनेशन। एटूनेशन मीन्स डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ। तो डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब मैं अगर कुछ ट्रांसमिट कर रहा हूँ यहाँ से वायरलेस मीडियम से, तो जैसे जैसे डिस्टेंस होता जाएगा इसका सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज होते जाएगा मतलब शुरू में जो मेरा सिग्नल है वो ऐसा दिख रहा होता है। ठीक है, ये 0-1 है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो डीके हो जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वायरलेस नेटवर्क के केस में हम लोग एटूनेशन देखते हैं विच इज डिक्रीज। इसी को हम लोग पाथ लॉस भी बोलते हैं। तो सिग्नल का स्ट्रेंथ जैसे जैसे हम लोग डेटा सेंड करते जाएंगे, डिस्टेंस जितना इंक्रीज होते जाएगा, सिग्नल का लेंथ उतना डिक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सोर्स। तो सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है, तो वायरलेस नेटवर्क को हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड से बताते हैं। 802.11b, तो 802.11b ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक, तो मैं इस रेंज पे टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे कोई डेटा सेंड कर रहा है। अब क्योंकि दोनों उसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे सेंड कर रहे हैं तो दोनों का डेटा के बीच में इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मतलब दो, या फिर किसी अदर सोर्स से भी हो सकता है, या कहीं से नॉइज जनरेट हो रहा होगा, कुछ मोटर चल रहा होगा, तो वो भी सिग्नल में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीपाथ प्रोपगेशन। मल्टीपाथ प्रोपगेशन से ये होता है कि जो आप जो डेटा सेंड कर रहे हो उसका जो सिग्नल थोड़ा सा ब्लर होने लगता है। ब्लर होने लगता है मतलब मैं कहीं से सिग्नल सेंड कर रहा हूँ किसी एक एक्सेस पॉइंट से, और ये मेरा रिसीवर है। तो हो सकता है ये सिग्नल डायरेक्ट मिल रहा हो सकता है किसी दीवार से टकरा के इस तरफ मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बीच में किसी दीवार से टकरा के या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रहा होगा तो इससे ब्लरिंग प्रोड्यूस होता है। या फिर कभी कभी क्या होगा, इसके बीच में कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट चला गया, तो जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट इसके बीच से चला जाएगा तो सिग्नल में थोड़ा सा ब्लरिंग क्रिएट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपाथ प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज SNR। SNR इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो रिलेटिव मेजर ऑफ सिग्नल एंड नॉइज बोलने का मतलब
उस सिग्नल में कितने नॉइज प्रेजेंट है वो बताते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 20 टाइम्स ऑफ लॉग, रेशियो ऑफ 20 टाइम्स लॉग का बेस 10 है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल अपॉन नॉइस। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू आएगा इसका यूनिट डीबी है, डेसिबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालने का जरूरत क्या पड़ा? तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालें, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि ये जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे एट द रिसीवर। तो जो रिसीवर रिसीव किया, अगर इसका वैल्यू 100 है डेसिबल, इसका मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एरर निकल जाएगा एज कंपेयर टू जिसका SNR का वैल्यू 75 है। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे सिग्नल से हम लोग को नॉइस को रिमूव करने का। ठीक है। नेक्स्ट इज BER, बिट एरर रेट। मतलब मैं जो कुछ भी सेंड किया हूं उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब रिसीवर रिसीव कर रहा होगा तो उसमें एरर हुआ होगा। अब ये हम लोग इसलिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि ये SNR के साथ डिपेंड करता है। SNR के साथ मतलब कितना आप SNR यूज कर रहे हो। सपोज ये 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -7, ऐसा ये बिट एरर रेट है। ठीक है। और ये SNR है। तो बिट एरर रेट और SNR के बीच में रिलेशन है। आप जितने ज्यादा स्पीड से डेटा सेंड करोगे उतना बिट एरर रेट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। और ये अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम है। तो अलग अलग मॉड्यूलेशन मेथड के ऊपर ऐसा ग्राफ बनेगा, डिपेंड करेगा वो मॉड्यूलेशन स्कीम किस रेट से डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हिडन नोड प्रॉब्लम। तो हिडन नोड प्रॉब्लम वायरलेस नेटवर्क में कैसे होता है? तो सपोज कोई एक स्टेशन ए है जो किसी स्टेशन बी को डेटा सेंड करना चाहता है, लेकिन इधर कहीं पे दीवार है या फिर कुछ एक माउंटेन है या कुछ एक ऑब्स्टिकल है जिसके पीछे स्टेशन सी छुपा हुआ है। तो ए बी को देख पा रहा है और सी बी को देख पा रहा है। तो जब ये डेटा सेंड कर रहा हो, क्योंकि इसको ये दिख नहीं रहा है या ये जान नहीं रहा है कि ए बी को डेटा सेंड कर रहा है, उसी समय ये भी डेटा सेंड कर देगा। तो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे या एक ही टाइम पे डेटा सेंड करने लगेंगे, तो ये दोनों का डेटा कोलाइड हो जाएगा और एरर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हिडन नोड प्रॉब्लम। इसका एक दूसरा वेरिएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फेडिंग। फेडिंग मतलब ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन सी है और ये स्टेशन बी है। तो ए के रेंज में बी है और सी के रेंज में भी बी है। तो ए का जो सिग्नल है वो सी तक नहीं पहुंच पा रहा है और सी का सिग्नल ए तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब सी के लिए ए नहीं दिख रहा होगा और ए के लिए सी, लेकिन दोनों बी को देख पा रहे होंगे। तो जो पहला सिनेरियो था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ का बात हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फेडिंग। नेक्स्ट इज हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ हम लोग यूज करते हैं तब, तो जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वायरलेस नेटवर्क का वो है मोबिलिटी। तो अगर मेरा डिवाइस मूव करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे चला गया या एक एसोसिएशन से दूसरे बेस स्टेशन के साथ एसोसिएट हो गया, तो वहां पे जो प्रॉब्लम होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ। हैंड ऑफ मतलब मैं किसी एक नेटवर्क में हूँ, ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, मेरा ये मोबाइल, अब इसके थ्रू मैं डेटा कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि मोबाइल है, ये मूव करके इधर कहीं पे चला गया और ये दूसरे किसी एक्सेस पॉइंट के साथ या दूसरे किसी बेस स्टेशन के साथ एसोसिएट हो गया। तो इस ड्यूरेशन में जो कुछ भी डेटा सेंड हो रहा होगा या TCP/IP कनेक्शन हो रहा होगा, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ। कि आप बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना ट्रांसमिशन को अफेक्ट किए हुए एक बेस स्टेशन के साथ एसोसिएट होकर दूसरे बेस स्टेशन के साथ कैसे एसोसिएट हो जाते हो, इज कॉल्ड हैंड ऑफ। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे हम लोग जो देखे हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज एटोनेशन, सेकेंड इज इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सोर्स, मल्टीपाथ प्रोपगेशन, SNR, बिट एरर रेट, हिडन नोड प्रॉब्लम एंड हैंड्स ऑफ। थैंक यू।